मेरा नाम उस्मान गनी है और मैं आज आपको शेल की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। शेल एक दरअसल लंदन का ब्रांड है जो कि अब कोऑर्डिनेटेड है यूएसए से। यूएसए के साथ उसने मिलकर बहुत सारी मार्केट गेन करी है इन यूरोप। सबसे पहले उसने अपनी ट्रेड मोरजेक नामी मुल्क से करी थी और उसने सबसे पहले अपना बल्क ऑर्डर स्टीमर के ज़रिए सेंड करा था उसकी तरफ। शेल ने बहुत सारे टाइम अपना माशाल्लाह से मार्केट गेन करने में बहुत इन्वेस्टमेंट करी और बहुत मार्केट यूरोप साइड पे उसने गेन करी। साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका की साइड उसने मार्केट जब गेन करना शुरू करी, उसकी वजह से रशियंस परेशान हो गए कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज बेच जा रही हैं और ये शेल यूनाइटेड स्टेट्स का जो कि ब्रांड है वो टफ टाइम दे रहा है हमें मार्केट में। और इन 1947 जब पाकिस्तान में जब शेल लॉन्च हुआ तो उसने पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को 51 शेयर्स का स्टैंडर्ड दिया ताकि वो मार्केट यहाँ पे अपनी हाइप क्रिएट कर सके और प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सके। उसने पीएसओ, टोटल और हस्कॉल अभी जो रिसेंटली पॉपुलर ब्रांड्स हैं इन पाकिस्तान जो कि वर्क कर रहे हैं और पेट्रोलियम में उनका नाम है, ऑयल रिफाइनरीज में नाम है, उनको एक टफ टाइम दे रहा है। और रिसेंटली अब जब शेल मार्केट में आया हुआ है और उसने न्यू प्रोडक्ट्स मतलब और भी वॉइस किस्म के निकाया और हाई ऑक्टेन जैसे कि हो गया जो कि अब नए ब्रांड्स में आ रहा है और लग्जरियस कार्स के लिए यूज़ होता है, उसने उसकी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है और वो एक नामी गिरामी ब्रांड माना जा रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार अहमद। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेल पाकिस्तान और मैं जो इसमें चीज़ कवर कर रहा हूँ वो है इसकी स्ट्रक्चरल डायमेंशंस किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं, जिसका मैं आपको एक शॉर्ट सा एक ओवरव्यू बताऊँगा। अच्छा, बेसिकली अगर हम कंपनी के थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का ओवरव्यू कुछ इस तरीके से है कि शेल पाकिस्तान जो है वो बहुत एक बड़ी ऑयल एंड गैस ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, पेट्रोलियम कंपनी है जो कि अपनी मार्केटिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे तरीके से लेके चल रही होती है कि उन्होंने अपने आप को बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में वर्ल्ड वाइड इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, कंपनी के कुछ हिस्ट्री इस तरीके की है कि रॉयल डच जो कंपनी शेल है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें जो चीज़ें जो कवर्ड अप हो रही होती हैं उनकी टेक्नोलॉजी के किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से उनकी मार्केटिंग, उनकी सेलिंग, उनकी सारी चीज़ें जो हैं उनके क्या क्या चीज़ें उसमें कवर्ड अप हो रही हो। तो बेसिकली जो चीज़ें इसमें कवर्ड अप हो रही होती हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के छोटा सा एक स्ट्रक्चर में आपको बताऊं कि अगर उनकी 90,000 उनके वर्कर्स हैं जो कि करंटली वर्क कर रहे हैं शेल पेट्रोलियम पाकिस्तान में और उन्होंने 80 नेशंस में अपनी मार्केटिंग को, अपनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री को ग्रो दिया हुआ है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि शेल जो है वो कितना बड़ा एक ब्रांड है, कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है अमंग ऑल हमारे ब्रांड्स में। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है इनकी वो हाईली सर्टिफाइड है, हाईली सेंट्रलाइज्ड है, हाईली ब्यूरोक्रेटिक है, सारी चीज़ें और हाईली सेंट्रलाइज्ड है। बहुत अच्छी चीज़ें ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ ई-कॉमर्स भी इन्होंने इस्तेमाल करी हुई है अपने। तो बेसिकली एक छोटा सा एक ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इनकी जो नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लोग ई-कॉमर्स के साथ साथ अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना के कंक्लूड कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स सी कि फर्दर हम क्या इस पर कर सकते हैं। थैंक यू। Assalamu alaikum, I'm Mohammed Shahan and the company we selected for our presentation is Shell Pakistan. Shell और इस अपने प्रेजेंटेशन में मैं कंटेक्चुअल डायमेंशन जो कवर कर रहा हूँ। कंटेक्चुअल डायमेंशन में 5 चीज़ें आती हैं: साइज़, कल्चर, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी जो है पूल एंड स्ट्रेटजी। सबसे पहले साइज़ की अगर बात करूँ तो शेल, अगर शेल पाकिस्तान से हट के अगर शेल ग्लोबल की बात करूँ तो शेल ग्लोबल इज़ अ मल्टीनेशनल पेट्रोलियम एनर्जी कंपनी विद मोर देन 80,000 वर्कर्स इन मोर देन 70 कंट्रीज। अगर शेल पाकिस्तान की शेल पाकिस्तान 28 साल पुराना है जो कि 1983 में पाकिस्तान में फाउंड हुआ। उसका हेडक्वार्टर कराची में है। नाउ कम टू गोल एंड स्ट्रेटेजिक गोल। द फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेल पाकिस्तान का गोल है वो चाहते हैं कि वो अपने ऑयल एंड गैस को काफ़ी सेफली, काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी प्रॉफिटेबल तरीके से इंगेज करें। अगर मैं स्ट्रेटजी बात करूँ द स्ट्रेटजी ऑफ शेल पाकिस्तान इज़ टू जनरेट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड ऑल्सो दे वांट टू हेल्प पीपल बाय लोअरिंग इन्वायरमेंटल इफेक्ट, क्योंकि ये जो है ये कंपनी एनर्जी कंपनी है और इससे हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी असरअंदाज होता है। दैट्स व्हाई दे वांट टू हेल्प पीपल।
नाउ कम टू कल्चरल पार्ट। अगर मैं कल्चर की बात करूँ जो कि शेल पाकिस्तान में है, कि ये चंद कंपनीज में है जहाँ बीइंग पोलाइट एंड बीइंग नाइस इज हाईली इंटीग्रेटेड एंड दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट, टीम वर्क, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, इसके अलावा सेफ्टी एंड एज वेल एज डिग्निटी। नाउ कम टू टेक्नोलॉजी। 2 साल पहले 2019 में इन्होंने एक 1 ईयर टेस्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जहाँ ये एग्जॉस्ट गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेपरेट करेगा। इसके अलावा इनके यहाँ जो प्लास्टिक वेस्ट होती है वो उसको केमिकल में कन्वर्ट करते हैं और उसी केमिकल और उसी वो जो केमिकल है वो प्लास्टिक वेस्ट बनाने के लिए दुआ से काम आती है। नाउ कम टू लास्ट हेडिंग इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी स्ट्रेटजी में है कि ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट को काफ़ी कम करना चाहते हैं। अगर मैं एयर क्वालिटी की बात करूँ तो ये अपने फ्यूल को काफ़ी अच्छा बना है जो कि कस्टमर यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी में, जिससे एयर पोल्यूशन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। फ्रेश वाटर की बात करूँ अगर तो ये इनकी प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी कंपनी है, तो एनर्जी कंपनी में पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो ये अपने प्रोसेस में फ्रेश वाटर यूज़ नहीं करते हैं, या फिर ये अपने प्रोसेस में रिसाइकिल वाटर या फिर नमक वाला पानी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके अलावा अगर मैं प्लांट्स एनिमल्स की बात करूँ तो उसका भी खास ख्याल रखते हैं ताकि इनके जो प्रोसेस है उन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद हमदान एंड आई एम लीडर ऑफ दिस ग्रुप। बेसिकली हमारा टॉपिक है शेल कंपनी। हमने शेल कंपनी यूज़ की है और आज मैं आप लोगों को शेल कंपनी की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। बेसिकली शेल कंपनी जो एक बहुत ज़्यादा वेल नॉन कंपनी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो हर बंदा इस कंपनी को जानता है। सो गाइस वैसे तो इंट्रोडक्शन उसामा ने दे दिया होगा, तो अब मैं इसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ। स्ट्रेटजी टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। शेल की जो स्ट्रेटजी है वो चाहते हैं कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकें, और वो क्या स्ट्रेटजी है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। शेल इज़ फोकस टू अट्रैक्टिंग एंड डिलीवरिंग बेनिफिट्स in an environmentally and socially responsible manner. They provide resources in a sensible way, assisting the world in moving forward. They understand the significance of climate change and their part in assisting people in achieving and maintain a high quality of life. Our planet needs to sustain and enhance the lives of the increasing population. Shell supplies energy responsibly with the aim of reducing environmental effects. So guys basically इस पूरी स्टडी का क्या मकसद है, क्यों बनाई लोगों ने, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। बेसिकली शेल जो चाहता है कि वो चाहता है कि इनकी जो कंपनी है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी पे काम करे कि लोगों को एनवायरमेंटल इफेक्ट्स से जो है कम जो है मतलब उनको छुटकारा मिल सके। वैसे तो दूसरी भी कंपनी से जो इस पे काम कर रही है, बट शेल तो एक वेल नॉन कंपनी है, तो वो चाहती है कि वो उन कंपनीज़ के मुकाबले में और अच्छे से एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पे काम कर सके, ताकि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स से जो है लोगों को असर ना हो। जैसे अगर कोई ऑयल रिफ़ाइन होता है तो उस ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन का और लाइक अदर प्रोसेसेस, तो शेल चाहता है कि वो वाले प्रोसेस में जो अपना जो एनर्जी जो रिफ़ाइन होती है तो उससे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पे मतलब इफेक्ट ना हो, असर ना पड़े। सो गाइस ये मेरा टॉपिक था, सो थैंक यू। Hello, Assalamu alaikum. This is Waqas Shahid. I'm here to tell you about my topic, and my topic is internal environment. Internal environment, there are various factors which affect the business environment. The organization must carefully study these factors and handle them according to the need and of their hour to get the maximum revenue. Internal environment refer to all the internal forces, processes and conditions present within the company which have direct impact and can affect the working of a company. Internal environment of shell company, there are various internal factors that impact the working of shell company. Some of these are given below. Internal environmental of shell company, there are various internal factors that impact the working of shell company. Some of these are given below. One of the greatest internal factor of shell company is their investment in the extraction of oil using on unconventional reserves. This is because Shell is the largest company to invest
in this extraction process around the world and receive major backlash for being the world's most carbon intensive company, meaning it leaves behind the largest carbon footprint. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद और मैंने जो रिपोर्ट में काम किया है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल फैक्टर ऑफ शेल्स। तो ये बेसिकली हमने पेस्टल मॉडल से किया है और पेस्टल में जो पी है वो उसके मतलब है कि जो उसमें हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करप्शन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉ वगैरह इसमें डिस्कस किए हैं। और ई जो है पेस्टल में वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह। जो एस है उसमें वो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियर, सेफ्टी, हेल्थ, लाइफस्टाइल वगैरह। और जो टी है वो है टेक्नोलॉजीज़, इंसेंटिव्स, लेवल ऑफ इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल चेंज जो होता है उस पर हमने डिस्कस किया है। ई है वेदर, ई में हम लोग ने डिस्कस किया वेदर, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह। और एल में हम लोग ने डिस्कस किया है डिस्क्रिमिनेशन लॉज, एंटी ट्रस्ट लॉज, एम्प्लॉयमेंटल लॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हमने इन पेस्टल मॉडल को पूरा इन्वायरमेंटल फैक्टर में डिफ़ाइन किया है रिपोर्ट के अंदर, जिसमें कि हमने ये भी डिस्कस किया है कि किस तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो इससे क्या अफेक्ट पड़ता है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है तो क्या अफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है तो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस हो गई, जो आजकल कार्ड्स वगैरह जो चल रहे हैं आजकल कि आप कार्ड पुट करें और फ्यूल वगैरह दिलवाएं, इससे क्या चेंजेस आए, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया है।